नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अव्यय या अव्ययकारी शब्द। ठीक है, अव्यय या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अविकारी शब्द आखिर होते क्या हैं? देखिए, जिनमें कोई विकार ना हो, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, जिनमें कोई बदलाव ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसे परिभाषा से समझ लेते हैं। जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनमें लिंग वचन और कारक से कोई भी विकार ना हो, मतलब बदलाव ना हो, मतलब परिवर्तन ना हो, तो वहाँ पे आपका क्या होता है? वहाँ पे आपके अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, अव्यय शब्द को हम उदाहरण से और समझ चलिए दोस्तों, उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला वाक्य है हमारा, राम तेज दौड़ता है। दूसरा है, शीला तेज दौड़ती है। तीसरा है, तुम तेज दौड़ती हो। दौड़ना क्रिया, दौड़ना क्रिया, दौड़ना क्रिया। ठीक है, अब आपने देखा कि तीनों में क्रिया क्या है हमारी? दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना। ठीक है, अब क्या है हमारा? हमारे कर्ता के अनुसार क्रिया बदली हुई है। जैसे राम के अनुसार दौड़ता हो गया, शीला के अनुसार दौड़ती हो गई। नहीं है, वो कौन सा शब्द है? वो हमारा है तेज, तेज, तेज। ठीक है, तो ये तेज जो शब्द है, यही हमारा अव्यय शब्द है। ठीक है दोस्तों, क्या है? अव्यय शब्द है, क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी विकार नहीं हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, तो इसलिए ये हमारा अव्यय शब्द होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अव्यय या अविकारी शब्दों के भेद। अव्यय या अविकारी शब्दों के भेद होते हैं हमारे 4। ठीक है, आज की वीडियो में हम अव्यय के भेद के बारे में ही पढ़ेंगे। और अव्यय के भेद में सबसे पहला टॉपिक हम क्रिया विशेषण के बारे में ही इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके भेद होते हैं 4। सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयवादी बोधक। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझ लेते हैं सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के कार्य। आखिर क्रिया विशेषण के कार्य क्या क्या होते हैं, आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण के कार्य निम्न हैं। ठीक है, उनमें से कुछ कार्य हम देख लेते हैं। आखिर क्रिया विशेषण के कार्य होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहला कार्य है, यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? ये सबसे पहला कार्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है। ठीक है, दूसरा, ये क्रिया की होने का ढंग बतलाता है। और तीसरा, ये का होता है, ये क्रिया के होने की निश्चितता तथा अनिश्चितता का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, और चौथा, ये क्रिया की घटित होने की स्थिति दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, और आपका पांचवा होता है आपका क्रिया के होने के निषेध तथा स्वीकृति का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, ये तो इस क्रिया के कार्य होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। देखिए, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेदों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा परिमाणवाचक, और पांचवा गुणवाचक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थानवाचक। आखिर स्थानवाचक क्या होता है? आइए सबसे पहले स्थानवाचक को देख लेते हैं। ठीक है, स्थानवाचक का अर्थ क्या होता है? देखिए, इससे स्थान की स्थिति और दशा का बोध होता है। ठीक है, इससे स्थान की स्थिति का और दशा का बोध होता है, वहाँ आपका स्थानवाचक होता है। ठीक है, स्थानवाचक को दो भागों में बांटा है। इसके 2 उपभेद हैं। ठीक है, क्या है? 2 उपभेद हैं। पहला है आपका दिशाबोधक, और दूसरा है आपका स्थिति बोधक। देखिए, दिशा बोधक क्या होता है? जहाँ पे दाहिने बाएं, आर पार, हर तरफ, किधर, जिधर, उधर, दूर आदि इस तरह के शब्द आते हैं जो कि आपके दिशा का बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दाहिने जाइए, बाएं आइए। ठीक है, इधर जाइए, उधर जाइए, दूर हटिए, हर तरफ हर तरफ बादल ही बादल हैं, किधर जाइए, कहाँ जाइए, आर पार हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आपकी दिशा का बोध कराते हैं, तो ये आपके दिशा बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, स्थिति बोधक क्या होता है? जो आपके स्थान की स्थिति का बोध कराएं। ठीक है, जो शब्द आपके स्थान की स्थिति का बोध कराते हैं वो आपके स्थिति बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सर्वत्र,
पास, निकट, समीप, सामने, साथ, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, यहाँ, जहाँ, जहाँ तहाँ आदि। ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं, वो वहाँ पे आपकी स्थिति का बोध होता है। जैसे पास आइए, निकट आइए, समीप आइए, सामने आइए, साथ जाइए, ठीक है, और भीतर आइए, बाहर जाइए, नीचे आइए, ऊपर आइए, आगे जाइए, पीछे जाइए, यहाँ आइए, जहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं वहाँ पे आपके कौन से शब्द होते हैं? स्थिति। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम कालवाचक। ठीक है, कालवाचक का अर्थ क्या होता है? जैसा कि हमने काल से अर्थ समझ में आ ही रहा है कि काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, इससे समय का, जहाँ पे भी आपके समय का बोध होगा वहाँ आपका कालवाचक होगा। ठीक है दोस्तों, कालवाचकों के भी 3 उपभेद हैं। ठीक है, पहला उपभेद है आपका समय बोधक। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले समय बोधक। ठीक है, समय बोधक क्या होता है? समय बोधक में कुछ इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे कि आपका आज, कल, परसों, नरसों, कब, तब, अब, जब, सवेरे, पीछे, पहले, कभी, तभी, फिर इत्यादि। ठीक है, जहाँ पे भी आपके इस तरह के शब्द आएंगे, इस तरह के शब्द आपके समय का बोध कराएंगे। ठीक है, जैसे आज मैंने ऐसा किया, कल मैंने वैसा किया, परसों वो आए थे, नरसों वो गए थे, तुम कब आओगे, हाँ तुम कब, तब मैंने ऐसा किया, जब मैंने ऐसा किया, अब मैंने वैसा किया, सवेरे आए थे, पीछे आए थे, पहले आए थे, कभी गए थे, तभी आए थे, फिर गए थे। ऐसे सब जहाँ पे भी आएंगे वो आपके समय का बोध कराएंगे, वहाँ पे आपका समय बोधक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अवधि बोधक। अवधि बोधक क्या होता है? जो अवधि का बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अवधि का बोध कराते हैं वो आपके अवधि शब्द होते हैं। उनमें इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे कि आपके अब तक, कभी ना कभी, दिन भर, सतत, आजकल, नित्य, सर्वदा, लगातार इत्यादि। ठीक है दोस्तों, जैसे अब तक मैंने ऐसा किया, अब नहीं करूँगी, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही, दिन भर मेहनत की, फिर भी ऐसा नहीं हुआ, सतत सतत लग गए मुझे ऐसा करने में, आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, नित्य ऐसा काम करोगे तो फल पाओगे, सर्वदा ऐसा ही रहता है, लगातार मैंने 4 बार एग्ज़ाम दिया इत्यादि। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो सारे शब्द आपके अवधि बोधक कहलाते हैं, क्योंकि ये एक अवधि का बोध करा रहे हैं। ठीक है, समय की एक अवधि का बोध करा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है पौना पुण्य बोधक। ठीक है, देखिए अब है हमारा पौना पुण्य बोधक। ठीक है, देखिए पौना पुण्य का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए पौना पुण्य का अर्थ होता है बार बार। ठीक है, जहाँ पे भी आपके समय को बार बार दर्शाया जाएगा, बार बार आपके समय का बोध होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा? पौना पुण्य बोधक होगा। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, हर रोज, निरंतर, लगातार, बहुधा, कई बार, हर घड़ी। ठीक है, जैसे प्रतिदिन मैं रोज़ सुबह उठ के व्यायाम करती हूँ, हर रोज़ मैं एक किताब पढ़ती हूँ, निरंतर मेहनत करी, लगातार मेहनत करी, बहुधा लोग यहाँ आए, कई बार ऐसा हुआ, हर घड़ी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस तरह के शब्द जो आते हैं वहाँ पे आपका पौना पुण्य बोधक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होता है? इससे रीति का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है? इससे रीति का बोध होता है। इसके 7 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहला उपभेद है हमारा कारण बोधक। ठीक है, जहाँ पे भी आपके कारण बोधक होगा वहाँ पे आपके इस तरह के शब्द होंगे, जैसे इसलिए, क्यों, करके, अतएव आदि। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया, आप वहाँ क्यों गए, ऐसा करके मैंने ऐसा किया, अतएव ऐसा हुआ। इस तरह के शब्द जहाँ पे भी आते हैं वो आपके कारण बोधक होते हैं, क्योंकि इनमें कारण का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है हमारा निषेध बोधक। ठीक है, निषेध बोधक क्या होता है? निषेध का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जो काम नहीं होता है वो आपका इस निषेध बोधक होता है, जैसे कि नहीं, मत, ना आदि। जिसमें इस तरह के शब्द आएंगे वो आपका निषेध बोधक शब्द होगा, कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, मैंने ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना है, ना मैं ऐसा करूं, ना मैं ऐसा करने दूं। ठीक है, तो जो इस तरह के शब्द ना, नहीं, मत, इस तरह के शब्द जहाँ पे भी होंगे वहाँ आपका निषेध बोधक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है
अनिश्चय बोधक, ठीक है। अनिश्चय बोधक क्या होता है? अनिश्चय का मतलब ही होता है, अर्थ ही समझ लीजिए, अनिश्चय का मतलब जहाँ पे आपकी अनिश्चितता का बोध हो, ठीक है, वहाँ आपके अनिश्चय बोधक शब्द होते हैं, ठीक है। तो देखिए अनिश्चितता का जहाँ पे बोध होगा वहाँ पे आपके इस तरह के शब्द आएंगे, जैसे यथासंभव, कदाचित, शायद, यथासाध्य इत्यादि, ठीक है। तो अब है प्रकार बोधक। प्रकार बोधक क्या होता है? जहाँ पे भी आपके इस तरह के शब्द आएंगे, जैसे अचानक, यूं, यूं ही, अनायास, सहसा, धीरे, सहेज, साक्षात, ध्यानपूर्वक, संदेह, जैसे तैसे, मानो, परस्पर, मन से, हौले आदि। जहाँ पे भी आपके इस तरह के शब्द आएंगे वहाँ आपका प्रकार बोधक होगा। जैसे कि अचानक मैं वहाँ गया, यूं ही ऐसा होता है, अनायास ही ये तुम ऐसे करते रहते हो, धीरे से ऐसा हुआ, ठीक है। इस तरह के शब्द जहाँ पे भी आएंगे वहाँ आपका प्रकार बोधक होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है निश्चय बोधक। निश्चय का अर्थ ही समझ रहे हैं आप कि जहाँ पे निश्चितता हो, जहाँ पे निश्चितता का बोध हो, वहाँ आपका निश्चय बोधक शब्द होते हैं। निश्चय बोधक शब्दों में आपका क्या होता है? यथार्था, वस्तुता, निसंदेश, बेशक, अवश्य, अलबत्ता, जरूर, सचमुच, मुख्य आदि, ठीक है। इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। वस्तुतः मैंने ऐसा किया, निसंदेश ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अवश्य ही ऐसा होगा, जरूर ऐसा होगा, सचमुच ऐसा होगा, ठीक है, मुख्य रूप से ऐसा ही है, ठीक है। इस तरह के शब्द आएंगे वहाँ पे आपका निश्चय बोधक शब्द होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक क्या होता है? स्वीकार का मतलब करना होता है, स्वीकार बोधक का मतलब ही स्वीकार करना होता है। जहाँ पे स्वीकार करने का बोध हो वहाँ आपका स्वीकार बोधक होगा। जैसे कि हाँ, ठीक, अच्छा जी, अवश्य, तो ही इत्यादि, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न बोधक, ठीक है। प्रश्न बोधक क्या होता है? जहाँ पे प्रश्न का बोध हो, ठीक है, वहाँ आपके प्रश्न बोधक शब्द होते हैं। जहाँ पे आपसे कोई प्रश्न कर रहा होता है वहाँ पे आपके प्रश्न शब्द होते हैं। प्रश्न बोधक शब्दों में इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे कि आपका कहाँ, ठीक है, कब, क्यों, क्या इत्यादि, ठीक है। इस तरह के शब्द आते हैं। जहाँ पे भी आपके प्रश्न करने वाले शब्द आएंगे वहाँ आपका प्रश्न बोधक। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, परिमाण का अर्थ क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है माप तोल। जहाँ पे भी आपका माप तोल होगा, माप तोल का बोध होगा, वहाँ आपका परिमाणवाचक होंगे, ठीक है। तो इससे परिमाण का बोध होता है। इसके 5 उपभेद होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्याप्ति बोधक, ठीक है। पर्याप्ति बोधक शब्द क्या क्या होते हैं? देखिए ऐसे शब्द जैसे बस, केवल, काफ़ी, चाहे, यथेष्ट, अस्तु, ठीक, बराबर इत्यादि शब्द आते हैं। जहाँ पर भी ऐसे शब्द आएंगे वहाँ आपका पर्याप्ति बोधक शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा तुलना बोधक, ठीक है। तुलना बोधक क्या होता है? देखिए जहाँ पे तुलना का बोध हो, जहाँ पे ऐसे शब्द जहाँ पे भी आपकी तुलना का बोध कराएं, वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? तुलना बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तुलना बोधक शब्दों में कुछ इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे और हो गया, अधिक हो गया, कम हो गया, कितना हो गया, जितना हो गया, इतना हो गया इत्यादि, ठीक है। इस तरह के शब्द होंगे, वहाँ पे आपका तुलना का बोध होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्रम बोधक। क्रम बोधक क्या है? जैसा कि हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे क्रम का बोध होगा वहाँ हमारा क्रम बोधक शब्द होंगे। जैसे कि क्रम, क्रम से, यथा क्रम, थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके इत्यादि शब्द आएंगे, ठीक है। तो ये शब्द एक एक करके हो गया, क्रम क्रम से हो गया, यथाक्रम हो गया, थोड़ा हो गया, तिल तिल हो गया, ये इस तरह के शब्द जो हैं वो आपके क्रम का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? आपका क्रम बोधक शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा आधिक्य बोधक, ठीक है। आधिक्य बोधक क्या होता है? देखिए जहाँ पे भी ऐसे शब्द जो भी आपके अधिकता का बोध कराते हैं, ठीक है, जो भी आपके आधिक्यता का बोध कराते हैं वो शब्द आपके आधिक्य बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपका खूब, बिल्कुल, भारी, बहुत, अत्यंत, अति, निरा, निपट, सर्वथा, पूर्णतया इत्यादि, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द आपके आधिक्यता का बोध करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है न्यूनता बोधक, ठीक है। न्यूनता बोधक क्या होता है? जहाँ पे भी आपके न्यूनता के बोध होगा वहाँ पे आपके न्यूनता बोधक शब्द होंगे। जैसे कि आपका किंचित, जरा, थोड़ा, कुछ,
लगभग, अनुमानता, प्रायः आदि। ठीक है, न्यूनता का अर्थ होता है कम। ठीक है, जहाँ पे कम का बोध हो वहाँ पे आपका क्या होते हैं, न्यूनता बोधक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा गुणवाचक क्रिया विशेषण। गुणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसे हम समझ लेते हैं परिभाषा से। आइए देखिए, जो क्रियाएं विशेषण का गुण बताती हैं उन्हें गुणवाचक क्रिया कहते हैं। देखिए, जो भी क्रियाएं होंगी आपकी विशेषण का गुण बताएंगी, तो वहाँ आपका क्या होगा, जो भी क्रियाएं होंगी विशेषण का गुण बताएंगी, वहाँ आपका गुणवाचक क्रियाएं होंगी। ठीक है, जैसे कि कोयल मीठा बोलती है, तो कोयल क्या है, कोयल आपकी कर्ता है। मीठा क्या है, मीठा उसका गुण है। और बोलना क्या है, बोलना आपकी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया जो है वो विशेषता बता रही है किसकी, विशेषण की। तो यहाँ पर क्या है, ये मीठा जो शब्द है, मीठा शब्द आपका होगा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या होगा, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों क्रिया विशेषण का के कुछ भाग और हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज ये बस इतना ही पढ़ते हैं और कल मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।